हेलो बच्चों, अब तक आपने पढ़ा था, ये थर्ड स्टेप में चल रहे थे आप सेपरेशन सॉल्यूशन के, जिसमें आपने इवापोरेशन जान लिया और क्रिस्टलाइजेशन जान लिया। नेक्स्ट हेडिंग हम आपको बताते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक पेपर होती है, इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक पेपर होती है। ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर होती है, इसको हम लेते हैं, पेपर की एक स्ट्रिप को हम लेते हैं और एक पेंसिल से इस पे लाइन लगा करके उस पे हम एक ब्लैक इंक की स्पॉट डाल देते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल करने का मैं तरीका बता रही हूँ। ये जो इंक का हम स्पॉट लगाते हैं, ये इंक का स्पॉट ब्लैक कलर का होता है। ये स्पॉट, इस स्पॉट को हम एक जार में डालते हैं। एक हम कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उस सॉल्यूशन में हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। एक हम वाटर को मिक्स करते हैं, एक इथेनॉल को मिक्स करते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। इथेनॉल, इन दोनों के सॉल्यूशन को यहाँ पर लेते हैं और हम लेने के बाद एक जार के अंदर से हम उस स्ट्रिप को इसमें डाल देते हैं। ध्यान देना ये है इसमें कि इस स्ट्रिप को जब हम इसमें डालते हैं तो इसका जो स्पॉट है ये इस सॉल्यूशन के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ऊपर हमें रखना है इसको, स्पॉट को। ध्यान इसको रखना है कि ये बिल्कुल भी इसमें टच नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। कुछ समय के बाद हम ये देखेंगे कि जो ये सॉल्यूशन होता है ये राइज करना शुरू हो जाता है कैपिलरीज के द्वारा। जैसे आप पेपर को या किसी कपड़े को आधा भिगोते हैं तो ऊपर की ओर भी कुछ दूर तक वो राइज कर जाता है और कपड़े पूरे भीगने लगते हैं धीरे धीरे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होती है उसकी कैपिलरीज एब्जॉर्ब करके राइज करना शुरू करती हैं सॉल्यूशन को। फिर ये कुछ समय के बाद हम इसको देखते हैं, इसमें ऐसी चेंजिंग होती है, कैपिलरीज इसकी सॉल्यूशन को राइज करना शुरू करती हैं और राइज करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो इसकी स्पॉट है ये ऐसे ही बनी रहती है। ये स्पॉट अपनी जगह पर ही होती है, लेकिन राइज करने की वजह से, ये सॉल्यूशन कैपिलरीज के द्वारा राइज करने की वजह से इसका स्पॉट कई और जगहों पर भी लग जाता है। ऊपर भी इसके स्पॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ समय के बाद ये इतना राइज कर जाता है कि फिर हम इस पेपर को निकाल करके बाहर रख लेते हैं। और जब हम इस पेपर को निकाल कर बाहर रखते हैं तो हमें इस पर एक नहीं बल्कि कई कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस इंक में सिर्फ एक नहीं कई कलर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंक हमने यूज किया है, यहाँ पर कोई भी इंक होती है वो कलर्ड कंपाउंड को रखती है, इसलिए इंक को डाई भी कहा जाता है। इसको डाई भी कहा जाता है। ये जो डाई होती है ये कई कलर को एक साथ रखती है और ये कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये एक इम्प्योर मिक्सचर होता है इंक, जिसमें कई कलर होते हैं। तो हम जब इस क्रोमेटोग्राफी को बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ हमें एक स्पॉट, जो हमारे रियल स्पॉट थे, वो ब्लर हो जाते हैं थोड़े से अपने रियल कलर से, और इस पेपर पे ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में और भी हमें कई स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो इससे हम पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो हमने इंक लिया था उसमें हमें देखने में डार्क कलर की वजह से पता चला था सिर्फ ब्लैक इंक है, लेकिन जब हम ये प्रोसेस करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, तो इस क्रोमेटोग्राफी जो पेपर होती है वो उसके जितने भी कलर होते हैं सबको सेपरेट करके उस पर स्पॉट ला देती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस इंक के अंदर एक नहीं बहुत सारे कलर हैं। इस तरीके से हम कई कलर को इससे सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ये तो रही बात क्रोमेटोग्राफी की कि हम सॉल्यूशन और सॉल्यूशन दोनों मिक्स हैं तो हम कैसे उसको अलग करेंगे कलर की बात में। ऐसे ही आपको जो अगली प्रोसेस पढ़नी है वो पढ़नी है आपको डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको आसवन भी बोलते हैं। आसवन इसलिए हम आपको ये नाम बताते हैं कि आप देखते होंगे जो फरा बनाई जाती है या
इडली बनाई जाती है, ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ये आपको बताने के लिए ले रहे हैं कि कैसे उसमें वेपर निकलता है और उसको हीट करता है, टेम्परेचर देता है वेपर स्टेज में रह करके। ये प्रोसेस डिस्टिलेशन की ही कहलाती है। मीन्स वेपराइजेशन इसमें होता है, लेकिन कुछ मात्रा में ये सॉल्यूशन को सेपरेट कर देता है। यहाँ हम जो आपको डिस्टिलेशन बताएंगे, ये लैब मेथड बताएंगे। आपको सिर्फ एक ही डिस्टिलेशन मिलेगा, सिंपल एक मिलेगा आपको, सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पढ़ना है। लेकिन हम आपको बताएंगे 2 डिस्टिलेशन, कि डिस्टिलेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है। नोट्स में आपको एक देंगे, लेकिन आपकी बुक के में या आपके सिलेबस में हो सकता है सिर्फ एक ही डिस्टिलेशन हो, पर हम आपको कंपैरिजन करके 2 डिस्टिलेशन के बारे में बताएंगे। एक होता है डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये प्रोसेस लैब में करवाई जाती है और 2 सॉल्यूशन जो मिक्स होते हैं उनको अलग करने के लिए, कोई होमोजीनियस अगर सॉल्यूशन जो हो वो मिक्स हो गया हो तो उसको सेपरेट करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। अगर हम इसको दिखाना शुरू करते हैं तो एक हम लेते हैं, बीकर लेते हैं और उस बीकर में सॉल्यूशन को रखते हैं। सॉल्यूशन को हम एक बर्नर के सहारे से हम उसको जब हीट करते हैं, इसमें हम 2 तरह के मिक्सचर लेंगे। इसमें हम थर्मामीटर लगाएंगे और इसका कनेक्शन एक कंडेंसर से करेंगे। और इस कंडेंसर का कनेक्शन हम एक कंटेनर से करेंगे। ये होती है हमारी कंडेंसर। ये कंडेंसर वेपर सॉल्यूशन को ठंडा करने में और गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ये है हमारी कंडेंसर, ये है हमारा फ्लास्क, ये है हमारा थर्मामीटर। इसके अंदर हमने 2 सॉल्यूशन को ले रखा है, यानी हम कह सकते हैं हमने 2 होमोजेनियस मिक्सचर को ले रखा है। यहाँ पर ये है हमारा कंटेनर। अब हमें देखना है कि हम 2 सॉल्यूशन जो मिक्स हो चुके हैं उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं दोनों का टेम्परेचर अलग होता है। एक जो सॉल्यूशन है, मान लिया उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस कंटेनर में चूंकि दोनों ही मिक्स हैं, जो ये हमने फ्लास्क ले रखा है इसमें दोनों ही मिक्स हैं, तो इससे होता क्या है, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देना शुरू करते हैं, टेम्परेचर इसका थर्मामीटर से चेक करते हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर 25, पहले 30 होगा नहीं, पहले 25 होगा। जैसे ही टेम्परेचर इसका 25 तक पहुंचता है, इसके अंदर प्रेजेंट जो दूसरा सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर 25 है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वेपर स्टेट में होने के बाद ये ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। ये 25, ध्यान ये रखना है कि जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है तुरंत इसके फ्लेम को कम कर देते हैं कि टेम्परेचर 30 डिग्री तक नहीं पहुंचने पाए किसी भी स्टेज में। 20 से 26 हो जाए लेकिन 30 तक नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे ही ये स्टेज 25 पर आता है, इसमें दूसरा जो सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर 25 है, ये यहाँ से राइज करना शुरू करता है और ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद ये इस रास्ते से होकर के आता है इस कंडेंसर में। इसमें पहले ठंडा पानी, यहाँ से कोल्ड वाटर फिल किया जाता है
कोल्ड वाटर फिल किया जाता है और इस कंडेंसर की इस पाइप के रास्ते से जब ये अंदर आता है तो ये सॉल्यूशन वेपर स्टेज को कंडेंसर इसको ठंडा, कंडेंसर का काम ही होता है ठंडा करने का, ये इस वेपर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इस जो कंडेंसर में पानी भरा हुआ है ये गर्म हो जाता है और हॉट वाटर को दूसरे रास्ते से समय समय पर बाहर निकाला जाता है और यहाँ से फिर ठंडे पानी को अंदर डाला जाता है। बार बार ये ठंडा पानी जो है ये इसमें आ रहे वेपर स्टेट को, जो वेपर आ रहे हैं उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो होते हैं ये इसमें आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक इसमें वेपर बनना खत्म नहीं हो जाता है। ध्यान रखना है टेम्परेचर 25 यानी 30 तक नहीं पहुंचना चाहिए, 25 से सिर्फ 26 तक ही होना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब 25 वाला सॉल्यूशन पूरी तरीके से इसमें आकर के इकट्ठा हो जाएगा और जब हम टेम्परेचर 30 तक पहुंचने ही नहीं देंगे तो इसमें जो प्रेजेंट पहला सॉल्यूशन है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ये प्रोसेस यहीं पर आकर के रुक जाएगी। हम इसको बंद कर देंगे प्रोसेस को, कंटेनर को दोनों अलग कर लेंगे, फ्लास्क कंटेनर को। इसमें हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसमें हमें मिल जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस वाला सॉल्यूशन, यानी हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन सेकंड, इसमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस तो एक स्टीम डिस्टिलेशन कहलाती है। इसी तरीके से एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको सिर्फ हम समझाने के लिए बताते हैं। अगला आपको बताने जा रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन में एक ही अंतर है। यहाँ पर जो फ्लास्क लिया जाता है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है। यहाँ पे हम सिंपल लगा दिए थे फ्लास्क, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। अब यहाँ पे हम ये भी बता देते हैं कि क्यों यही किया जाता है, इस प्रोसेस हम यही चीज इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन ले रखा था उनके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा था, 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर था। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी मिक्सचर को लेंगे तो इसके बीच अगर ऐसा हो जाए इनकेस कि टेम्परेचर के बीच बहुत कम अंतर हो तो उस समय इस प्रोसेस से सोल्यूशन पूरी तरीके से प्योर नहीं मिलने पाता है। मीन्स कुछ अमाउंट में दूसरा सोल्यूशन जो होता है वो भी एक पहले सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रोसेस होती है इसमें ऐसे मिक्सचर को लिया जाता है जिसमें जो दो सोल्यूशन होते हैं फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन, उनके बीच टेम्परेचर जो होता है ये मान लिया एक में 22 है तो दूसरे में 24 है। मीन्स इनका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये बहुत ही कम है। तो हम आपको ये बताते हैं इस प्रोसेस में कि कैसे इस दोनों सोल्यूशन को फिर हम सेपरेट करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे हमने मिक्सचर ले रखा है, दोनों का टेम्परेचर में बहुत कम अंतर है। जब हम इसको टेम्परेचर देना शुरू करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर हमारा राइज करके 22 टेम्परेचर तक पहुंचता है, पहला सोल्यूशन यहाँ से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जो ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है पहला सोल्यूशन, वो बहुत ही हल्की होती है गैस कन्वर्ट में होकर के। ये सिंपली इस पाइप के रास्ते से इसमें आती है, कंडेंसर में पहुंचती है, कंडेंसर इसको फिर से ठंडा करेगा, वेपर स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा और ये इसमें आकर के इकट्ठा हो जाएगा कंटेनर में। लेकिन टेम्परेचर कभी कभी ऐसा होता है कि 22 से 24 टेम्परेचर होते बहुत ही माइन्यूट सेकंड लगते हैं और चेंज होते होते भी हम रोकते रोकते भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, टेम्परेचर 24 हो ही जाता है। तो उस केसेस में जो दूसरा सोल्यूशन है वो भी कुछ अमाउंट में वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा रखा है, जैसे ही, क्योंकि इसका वेट भी ज्यादा ही होता है, जब हम लेंगे टेम्परेचर ज्यादा है, इसका वेट भी ऐसे सॉल्यूशन का ज्यादा ही होता है। इस केस में जैसे ही ये 24 वाला टेम्परेचर उड़कर वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, ये तुरंत ही इसकी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से टकरा करके वापस इस फ्लास्क में गिर जाता है। अगर ये फर्स्ट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में टकरा कर नहीं गिर पाया और ऊपर पहुंचा तो ये सेकंड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से टकरा जाता है। अगर वहां पे भी नहीं टकराता है तो थर्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से ये टकरा करके वापस नीचे गिर ही जाता है। मीन्स हम सिंपली देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। जब तक इसको टेम्परेचर 24 एग्जैक्ट नहीं पहुंचेगा तब तक ये केसेस नहीं होगी। इन केस अगर ये हो जाती है तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है ये इस सॉल्यूशन को वापस इसी फ्लास्क में गिरा देगा। लेकिन जो सॉल्यूशन फर्स्ट है जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है वो इजिली इस रास्ते से होकर के इसमें इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से हमें जो फर्स्ट सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है वो हमें इस कंटेनर में, और जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हमें पहले बीकर में
इकट्ठा मिल जाता है। इस तरीके से हम दोनों को ही सेपरेट कर लेते हैं। ये तो रही बात आपकी इस चारों स्टेज की डिस्टिलेशन की। अब आपको अगला पढ़ना है एक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इममिसिबल लिक्विड। जो ये आपकी हेडिंग है यहाँ पे समझिए इममिसिबल। ये जो इममिसिबल लिक्विड होती है इसका मतलब है दो ऐसे सॉल्यूशन जो आपस में मिल तो सकते हैं लेकिन एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को हम इस प्रोसेस से अलग करते हैं इसमें। जैसे कि हम ले सकते हैं पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर, पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर, या किसी और ऑयल और वाटर का मिक्सचर। इसमें एक फनल होती है जिसका शेप कुछ ऐसा होता है जिसमें ऊपर ये कॉर्क लगी हुई होती है और इस कॉर्क के रास्ते से यहाँ पे एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे कॉक लगे हुए होते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक। और यहाँ पे एक कंटेनर की हेल्प से कंटेनर रख देते हैं। ये करता क्या है, हम इसमें दोनों लिक्विड को, जो हमारे इममिसिबल लिक्विड है उसको हम इसमें फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो हम अपने मिक्सचर को रख रहे हैं, इसमें हमारा पेट्रोल और वाटर है। कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि जो वाटर होता है ये नीचे रहता है और पेट्रोल इसके ऊपर सरफेस पे रहता है। यानी इतनी दूर जब हम इसको पहले मिक्स करेंगे, शेक करने के बाद जब हम इसको छोड़ देते हैं, हमें लगेगा देख करके कि ये डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होगा। जब इसको शेक करने के बाद इसको रोक देंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन पेट्रोल का वो है वो ऊपर तैरेगा और पानी जो होती है वो हैवी होती है जिसकी वजह से वो नीचे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस स्टॉप कॉर्क जो है इसको हम खोल सकते हैं इसमें और बंद कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉप कॉर्क को थोड़ा सा ढीला करते हैं, तुरंत ये जो पानी होता है वो यहाँ से इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। हम स्टॉप कॉर्क को पहले तो तेजी से खोल देते हैं जिससे ही ये पानी जल्दी से इसमें गिर जाए, लेकिन जैसे ही ये नीचे आने वाला रहता है हम स्टॉप कॉर्क को बहुत ही टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको बहुत धीरे धीरे खोलते हैं जिसकी वजह से इसमें जो थोड़ा सा पानी और रह जाता है उसको आसानी से हम बूंद बूंद करके इसमें अलग कर ले। एक समय के बाद ऐसा आता है कि सारे पानी इसमें इकट्ठा हो जाएंगे और हम स्टॉप कॉर्क को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा और पेट्रोल हमारा या डीजल जो है या केरोसिन है ये इसमें आकर के इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से हम इममिसिबल लिक्विड को इजिली सेपरेट कर सकते हैं। अगला आपको पढ़ना है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड का मतलब होता है डिसॉल्वेबल लिक्विड, मतलब जो आपस में डिसॉल्व हो जाए, जैसे कि वाटर और अल्कोहल। इसके लिए आपको हम एग्जाम्पल बता चुके हैं पहले भी। जो आपको हमने दो प्रोसेस अभी बताई है डिस्टिलेशन की, जिसमें आपका सिंपल डिस्टिलेशन आएगा और फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन आएगा। ये दोनों डिस्टिलेशन की हेल्प से हम इजीली इसको कर सकते हैं। ये प्रोसेस 2 बार है, 2 बार हम आपको नहीं समझाएंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल में डाल सकते हैं कि इथेनॉल अल्कोहल जो होती है और जो आपकी ये वाटर होती है, इन दोनों के मिक्सचर जो होते हैं ये आपस में हम इजीली उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल होते हैं जिनको हम आपस में सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन अगर हम एसिटिक एसिड में पानी मिला देते हैं या एसीटोन होती है उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो ये सॉल्यूशन जो होते हैं ये आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और इजीली डिसॉल्व होने के बाद ये सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। उस समय हम ये सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस की हेल्प से हम इजीली इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें इतना ही। अगले जो आपके 3 स्टेप बचे हुए हैं, 2 और प्रोसेस बचे हुए हैं सेपरेशन की, उसमें आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे।